Hello and welcome dear students. So here I have come up again with the part 2 of chapter Money and Banking from economics of class 10 Seva Social Science. And most importantly, this video will also be helpful for the students of class 12, those who are having economics as their subject. And this chapter is included in the portion macroeconomics. The name of the chapter is same as money and banking. Okay, तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि बैंकिंग होता क्या है. यू नीड टू अंडरस्टैंड बैंकिंग. नाउ व्हाट इज बैंकिंग? In an economy, banking also plays an important role. Now, it is common public या individual इसे अगर हम पकड़ लेते हैं, and that's government. ठीक है? Now, government provides money to public for rendering their services. Public render services to the government. Render services to the government, and in return they are getting their रिटर्न बाई वे ऑफ से वेजेस मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही अल्टीमेटली पब्लिक के पास पैसा आता है. वही पैसा पब्लिक जाके जहां पर डिपॉजिट कर देता है, ओके, उसी इंस्टीट्यूशन का नाम है बैंकिंग. गवर्नमेंट ऑल्सो डिपॉजिट्स मनी. ओके, नॉट ओनली डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट बोरो ऑल्सो. ओके, पब्लिक ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम बैंकिंग. ठीक है, तो बैंकिंग इज बैंकिंग या सेम बैंक कह सकते हैं. पब्लिक ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स. तो बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर पब्लिक डिपॉजिट्स देयर मनी by way of savings and also borrow loan from the bank. In the same way, government also deposits their money into the bank and also they borrow from the bank. तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर पैसा डिपॉजिट किया जाता है और बोरो किया जाता है. जहां से पैसा बोरो भी किया जा सकता है और पैसे को डिपॉजिट किया जाता है. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट द ओरिजिन ऑफ बैंकिंग. एट प्रेजेंट जो बैंकिंग का सिचुएशन है, क्या पहले से वैसे ही था? लेट अस अंडरस्टैंड. नाउ जेफरी क्राउथर कहते हैं कि मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट, इन द मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट, एक मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट थे. कौन? जेफरी क्राउथर. द बिजनेसमैन, द गोल्ड मर्चेंट्स, द मनी लैंडर्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ द बैंक. बैंक के पहले वही थे मनी लैंडर्स जैसे पुराने फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर होता है एक ठाकुर, ठीक है, और एक होता है मुंशी. मुंशी का काम है अकाउंट्स मेंटेन करना. उसी तरीके से एक ठाकुर होता है जो जमीन के बदले में या फिर जेवर के बदले में पैसा लैंड करता है एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जो भी मजदूर या जो भी किसान वो पैसा लौटा नहीं पाता तो उसका जमीन वो हड़प लेता है या उसका गोल्ड हड़प लेता है. ठीक है, उसी को मनी लेंडर कहा जाता है. तो वी कैन से दैट मनी लेंडर्स वेर द एंसेस्टर्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम. क्लियर? Now, as there was constant warfare among the city states in Italy, the states were in need of finance. Finance चाहिए थी. तब to mobilize resources, the states ने इटली में कुछ अपॉइंट किया गया था कमिश्नर्स, और उन्हीं कमिश्नर्स को कहा जाने लगा मॉन्टी. And during those days, large areas in Italy under the जर्मनी के अंडर में था. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बातें चल रही है या फिर उससे पहले की बात है, नॉट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहले की बातें हैं. द जर्मन्स यूज्ड द टर्म बैंकिंग सिस्टम. का पहला टर्म जर्मन ने यूज किया बैंक, BANC के बोला जाता था, इन प्लेस ऑफ मॉन्टी. मॉन्टी इटली में कहा जाता था. इन इटली द वर्ड वाज बैंको. इन फ्रांस बैंकी. इन इंग्लैंड में कहा जाता था बैंकी. और नॉट इन इंग्लैंड बैंकी. Germans used the term bank. BANC के जर्मन बोलते थे in place of Monty. इटली में यूज किया जाने लगा बैंको
और फ्रांस में यूज किया जाने लगा ये वर्ड बैंक ही, whereas in England the term was used as bank. पहला जो बैंक इंडिया में स्थापित हुआ था उसका नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, विच वाज सेट अप इन द ईयर 1770. और असम में जो पहला बैंक सेटअप किया गया था दैट वाज इन द ईयर 1926, मतलब आफ्टर 2 years फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यंडबू which was signed in the year 1924. ठीक है, और पहला जो बैंक है जो असम में स्टैब्लिश किया गया था उस बैंक का नाम क्या है? गुवाहाटी बैंक. क्लियर है? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स. बैंक्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशंस भी है. जैसे नॉर्मली वी कैन से सेंट्रल बैंक, commercial banks, regional rural banks, industrial development bank of India, small industrial development bank of India, national bank for agriculture and rural development, which is popularly known as NABARD. Clear? And besides this there are some other banks also, like as we are living in the continent of Asia, तो एशिया, पूरे एशिया में चालू होता है एक बैंक जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपाइंस. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के लिए एक बैंक है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक एंड जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, विच इज इन यूएसए. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. ठीक है, तो हर एक कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which was set up in the year 1935. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहला सेंट्रल बैंक कौन सा कंट्री में एस्टैब्लिश होता, तो पहला वो या फिर ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक वाज द रिक्स बैंक ऑफ स्वीडन, which was the oldest central bank and that was set up in the year 1656. बट इंडिया के बारे में अगर पूछा जाए तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, which was set up in the year 1935. Clear? Now let us understand about some of the important functions of Reserve Bank of India या central bank. पहला या most important function, we can say the most important function of Reserve Bank of India is issuer of currency notes. हम जो भी डिनोमिनेशंस के करेंसी नोट्स देखते हैं इन सबको इशू कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एक्सेप्ट 1 rupee coin. Do remember 1 rupee coin के अलावा जितने भी डिनोमिनेशंस के करेंसी नोट जो हमारे देश में चलते हैं, each and every currency note is issued by the Reserve Bank of India. Clear? Next, bankers bank. Bankers bank. Okay? जैसे एक कॉमन इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वो अपने पैसा कहां डिपॉजिट करेगा? कॉमर्शियल बैंक में. ठीक है, बट कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा कहां पार्क करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जिसे कहते हैं सेंट्रल बैंक. क्लियर? सेंट्रल बैंक. एंड गवर्नमेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कॉमर्शियल बैंक बोरो लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स मनी इनटू द सेंट्रल बैंक एट डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. अभी गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए होगा, तो गवर्नमेंट पैसा कहां से बोरो करता है? नॉर्मली गवर्नमेंट बोरो मतलब उधार लेता है कहां से? फ्रॉम सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई इन इंडिया. क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. मतलब क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल्स मनी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी, मींस इट कैन कंट्रोल द inflationary situation in the economy. Inflation का मतलब होता है price rise. If there is constant price rise of the goods and services, then that will be controlled by the Reserve Bank of India. How? कैसे? ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम जानते हैं सेंट्रल बैंक के हिसाब से, ठीक है,
इट चार्जेस इंटरेस्ट रेट्स। पहला जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करता है उसे बोलते हैं बैंक रेट। दूसरा वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है जिसका नाम है रेपो रेट। ओके, और तीसरा इंटरेस्ट इट प्रोवाइड्स जो देता है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो क्लियर। बैंक रेट क्या होता है? ओके, बैंक रेट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू द in order to advance loans to the government as well as to the commercial bank। अगर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, चलो एक एसबीआई का नाम पकड़ लेते हैं, एसबीआई। अभी सेंट्रल बैंक से अगर एसबीआई पैसा बोरो कर रहा है, लॉन्ग टर्म लोन, then it needs to provide interest to the central bank, और जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे उसी को कहते हैं बैंक रेट। बट अगर शॉर्ट टर्म लोन, फॉर शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, एसबीआई अगर शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है, कहां से? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से, विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब रिजर्व बैंक जो रेट चार्ज करेगा उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, उसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया एसबीआई, इसके पास ज्यादा पैसा आ गया, ओके, एंड और आरबीआई चाहता है कि देखिए एसबीआई के पास जितना ज्यादा पैसा आएगा, इट वुड एडवांस लोन्स टू द कॉमन पब्लिक, ज्यादा पैसा लोगों को उधार देना चालू करेगा, और लोग जितना ज्यादा पैसा उधार लेंगे, इन द में बाय द मीन टाइम क्या होगा, उनके पास मॉनेटरी पावर बढ़ेगी। आपके पास जितना भी ज्यादा पैसा होगा, आप जब मार्केट में जाएंगे कोई भी सामान आप खरीद लोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। तो जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही ज्यादा चीजों का दाम इंक्रीज करेगा, उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, एज इट इज द एपॉक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि एसबीआई के पास, अगर एसबीआई क्या है, कमर्शियल बैंक, ठीक है, अगर ज्यादा पैसा आ गया तो कुछ अमाउंट उसे पार्क करना पड़ता है कंपल्सरीली आरबीआई के पास, और इन द सेम वे आरबीआई गिव्स इंटरेस्ट टू द एसबीआई, इसको कहते हैं रिवर्स रेपो। ओके, तो ये बैंक रेट, इंटरेस्ट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो चार्ज करके आरबीआई कंट्रोल कर सकता है मॉनेटरी सप्लाई इनटू द इकोनॉमी। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। क्लियर? मूविंग अहेड। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होता है? जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। जैसे इंडिविजुअल्स अपना सेविंग, इंडिविजुअल मतलब कॉमन पब्लिक अपना सेविंग कहां डिपॉजिट करता है? कमर्शियल बैंक में। ये एक चीज याद रखिए कि 86 में भी नेशनलाइज्ड हुआ था, और 1969 में भी कुछ बैंक्स नेशनलाइज्ड किया गया था, कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? तो अगर किसी इंडिविजुअल, एक इंसान के पास पैसा होगा तो वो अपना पैसा कहां पर जमा कराएगा? कमर्शियल बैंक के पास, नॉट टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो the bank which provides services to the public directly or indirectly by conducting activities related to saving, credit, trade etc. under the direction of central bank, उससे कहते हैं कमर्शियल बैंक। जैसे कि कमर्शियल बैंक का अगर हम एग्जांपल बोले क्या क्या है, ऐसे नहीं सिर्फ नेशनलाइज्ड गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है नहीं, पंजाब नेशनल बैंक, okay, UCO bank, like that, and there are some private banks also, HDFC, Bandhan Bank, then you have Yes Bank, Axis Bank, like that। ये सारे ही कमर्शियल बैंक्स हैं। तो कमर्शियल बैंक का फंक्शन अगर हम देखें तो पहला फंक्शन क्या है? वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से,
कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक बाय वे ऑफ, तो डिपॉजिट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। एक तो हो गया सेविंग डिपॉजिट, दूसरा हो गया करंट डिपॉजिट, और तीसरा हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। तो 3 तरीके से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल, ठीक है, बाय द कमर्शियल बैंक। सेविंग्स अकाउंट जो होगा, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बट एट वेरी मिनिमल रेट, जैसे 3% या 4%, ज्यादा से ज्यादा। करंट अकाउंट अगर है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज देगा। कमर्शियल बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट इन द करंट अकाउंट बट इट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट इन द सेविंग्स अकाउंट बट वेरी मिनिमम रेट। फिक्स्ड अकाउंट इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर कमर्शियल बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रोवाइड इंटरेस्ट। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ओके, इंडिविजुअल किसी को भी अगर उधार की जरूरत है तो वो उधार कौन प्रोवाइड करता है? उधार प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक्स। क्लियर? देखिए कैसे, समझ लीजिए कि एक इंडिविजुअल है ए विच डिपॉजिट्स ओके ₹1000 इन SBI। ओके, अगर ये क्या डिपॉजिट है? सेविंग डिपॉजिट है, सेविंग्स। ओके, इसके ऊपर SBI इंटरेस्ट देगा 3% से लेकर 4% पर एनम तक, पूरे साल के लिए 3% और 4% एट द रेट इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा SBI। टू हुम? टू दैट इंडिविजुअल ए। बी और एक इंडिविजुअल है विच बोरोस, बी और एक इंडिविजुअल है बोरोस मनी फ्रॉम SBI। समझ लीजिए कि 1000 रुपए इसने बोरो किया, ठीक है। सो इन रिटर्न बी हैज टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम टू SBI। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ गैप आप देख रहे हो 12% माइनस 4% का, मतलब 8% पर एनम, यही कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है। कमर्शियल बैंक का क्या है? प्रॉफिट, प्रॉफिट। एंड इसी प्रिंसिपल के ऊपर बैंक काम करता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हम कह सकते हैं कमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन। ओके, इसको आप समझ लीजिए। ये अगर आप समझ गए, जैसे 1000 रुपए आपने डिपॉजिट किया, इंडिविजुअल ए ने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, ओके, तो कंपल्सरीली 20%, कंपल्सरीली ये बोल SBI का रूल है, CRR, क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटमेंट लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, SLR मेंटेन करना पड़ता है। ओके, ताकि whenever A requires any money the bank would able to provide it easily। ठीक है, समझ लीजिए कि उसका कैश रिजर्व रेशियो CRR और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 20% पर एनम है, मतलब 200 रुपए वो लोग रखेंगे और फिर उनके पास बैलेंस आ गया 800 रुपए। यही 800 रुपए दे विल प्रोवाइड एज लोन टू मिस्टर बी, प्रोवाइड एज लोन टू मिस्टर बी, 800 रुपए लोन, ठीक है। और बैंक ये मान के चलता है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वुड बी कंडक्टेड थ्रू बैंक, और आजकल तो सारे ही ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही हो रहे। मतलब ए ने 1000 रुपए डिपॉजिट किया, 20% पैसा उसने अपने पास रख लिया, उसमें से 10% कहां पर देना होता है? कैश रिजर्व रखना होता है RBI के पास 10%, और बाकी 10% वो अपने पास रखेगा ताकि जब ए को पैसे की जरूरत पड़े वो प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। और ये 800 रुपए उसने बी को लोन में दे दिया, सेम 800 रुपए बैंक के पास घूम के आ जाएगा। यही चीज करते करते
ये जो 1,000 रुपए है लगभग 5,000 बन जाएगी बैंक में, ठीक है। और उसी चीज को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर। एक्ट एज एजेंट, एजेंट की तरह भी काम करता है। अगर कोई एक कस्टमर है जिसका बहुत अच्छा रिलेशन है किसके साथ, किसी भी कमर्शियल बैंक के साथ, तो वो उस कस्टमर का इंश्योरेंस का पेमेंट भी कर देगा। कोई अगर उसके नाम पर चेक लेके आए वो भी उसको पेमेंट कर देगा। तो एज एन एजेंट भी काम करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर ए वो एक बहुत अच्छा कस्टमर है, ठीक है, जिसका हर मंथ का ट्रांजैक्शन लगभग 50 से लाख से 1 करोड़ रुपए है, उसका बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया है, ठीक है। बट मिस्टर बी आया है एक चेक लेके जो ए ने इश्यू किया है बी के नाम पर 50,000 का, ठीक है। तब बैंक क्या करेगी, ये पैसा प्रोवाइड कर देगी, बट उसका जो माइनस होगा वो माइनस बैलेंस लग देगी। इसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के अकाउंट बैंक खाते में अगर पैसा ना हो, फिर भी बैंक अगर उसकी मतलब ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन अगर बैंक कुछ पैसा इजाजत दे देता है पैसा विड्रॉ करने की, या फिर चेक इशू किया गया किसी और के नाम पर और उस चेक को बाउंस नहीं होने देता और उस चेक को क्लियर करा देता है, उस फैसिलिटी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज अभी हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। बिल एक क्या होता है, एक प्रॉमिस की तरह एक ऐसे कॉपी होता है, ठीक है, जो चेक की तरह ही काम करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। और वो बैंक के साथ डिस्काउंट किया जा सकता है। मतलब ये अगर बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास देंगे तो बैंक अपना कुछ हिस्सा रख के उसके बदले में पैसा दे देती है, और जब ये बिल मैच्योर्ड होगा तब बैंक उस पैसा एक्चुअल में कलेक्ट कर लेता है। क्लियर। प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी ऑल्सो, मतलब अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गहना वगैरह वो कहां पर रख सकता है, ही कैन डिपॉजिट इनटू द लॉकर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। क्लियर। ओके, मूविंग अहेड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विच इज नोन एज IDBI पहली बार सेटअप किया गया था इन द ईयर 1964। इसका दो प्राइमरी फंक्शन है, पहला फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा देना इंडस्ट्रीज को, और दूसरा टू डेवलप द इंस्टीट्यूशन दैट आर रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मतलब एक्चुअली मेनली ये काम करता है पूरे देश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए। इट नॉट ओनली डायरेक्टली प्रोवाइड लोन्स टू द इंडस्ट्री, कुछ और भी इंस्टीट्यूशन को ये लोन प्रोवाइड करता है, दोज हु आर कनेक्टेड विद द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को लोन दे देता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को देता है, अदर इंस्टीट्यूशन को देता है, दोज हु आर डायरेक्टली ऑफरिंग लोन्स टू द इंडस्ट्रीज फॉर देयर डेवलपमेंट। क्लियर। ये हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट नाउ we'll talk about RRBs, regional rural bank. Okay, now जो कमर्शियल बैंक्स की बातें हमने की है, इट कैनॉट बी सेट अप इन ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। इसीलिए आरआरबी की स्थापना की गई 1975 में। दिस बैंक परफॉर्म मेनली टू फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स at loans at very low rate of interest to the villagers। गांव के लिए ही बनाया गया है, गांव के लोगों को वेरी लो इंटरेस्ट रेट में ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, लिबरेट कर सके फ्रॉम द क्लचेस ऑफ प्राइवेट मनी लेंडर्स हु चार्ज एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए कैसे, अगर आप प्राइवेट किसी इंडिविजुअल से 1,000 रुपए उधार लेते हो तो महीने का 10% लेता है पर मंथ, ठीक है। वेयरएज मतलब तो पूरे साल में उसको देना पड़ेगा, एक साल करेंगे तो पूरा साल में उसको 1,200 रुपए देना पड़ेगा, तो एक साल के बाद उसको एक्चुअल में प्रोवाइड कितना करना पड़ेगा, 2,200 रुपए। वेयरएज
अगर वही आप आरआरबी से लेते हो, एक कॉमन आरआरबी है जिसका नाम सबको पता है, विच इज आसाम ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द पब्लिक एट वेरी लॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोस्टली से 7 से 8% में लोन प्रोवाइड करा देता है, या 8 से 12% भी अगर हो तब भी कम है, अगर 7% भी है, बट वो पार एनम होता है, पार एनम, ओके। पूरा क्या होगा, पार एनम 7%, मतलब या 10% भी अगर मैं पकड़ू तब भी पूरे साल के लिए, मतलब वही 1000 रुपए अगर कोई इंडिविजुअल असम ग्रामीण विकास बैंक से लेता है, तब पूरा साल खत्म होने के बाद उसको देना पड़ेगा 1100 रुपए। वेरेस वो अगर प्राइवेट मनी लेंडर से लेता है तो पूरा साल खत्म होने के बाद उसको देना पड़ेगा 2200 रुपए, लगभग डबल, ठीक है। इसीलिए ये आरआरबीज की एस्टेब्लिशमेंट की गई। क्लियर? यह बात बहुत गलत होगी कि पैसा सिर्फ अर्बन पीपल के पास है, लोकल या फिर रूरल पीपल के पास भी बहुत सारे पैसा होता है एंड दे डू नॉट नो हाउ टू सेव। इसीलिए ये सब आरआरबी की एस्टेब्लिशमेंट की गई ताकि रूरल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोडक्टिव कामों में लगाया जा सके, उसे मोबिलाइज किया जा सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक नाबार्ड। विल टॉक अबाउट नाबार्ड। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग पूरा पढ़ लीजिए, ये एब्रिविएशन पढ़ लेना। 1982 में एस्टैब्लिश होगी। इट इज एन एपेक्स बॉडी। क्लियर? इट इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द आरआरबीस या रीजनल रूरल बैंक्स का। ओके, रूरल एरियाज में एपेक्स बॉडी नाबार्ड ही है। नाबार्ड streamlines the process of offering loans, monitors and evaluates the progress of various rural schemes and organizes training program for the beneficiaries। मतलब रूरल एकदम गांव देहात में जो बैंक काम करता है, जो एपेक्स बॉडी है, वो है नाबार्ड। मतलब गांव के लोगों के पास पैसा पहुंचे, बहुत सारे स्कीम लोगों के पास पहुंचे, ये कौन मॉनिटर करता है? नाबार्ड मॉनिटर करता है। नाबार्ड कोऑर्डिनेट्स द वेरियस स्कीम्स for rural development initiated by the central government, state governments and Reserve Bank of India and so on। so नाबार्ड एक ऐसा एपेक्स बॉडी है जो रूरल क्रेडिट को लेकर ज्यादातर काम करता है। गांव के लोगों को कैसे पहुंचाया जाए पैसा, कैसे बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उस स्कीम्स के द्वारा लोगों के पास पैसा पहुंचाया जाए, वो नाबार्ड का काम है। क्लियर? ओके, now we'll talk about Small Industries Development Bank of India, which is SIDBI। पहली बार जो बिल पास हुआ था SIDBI के लिए, वो पास हुआ था 1989 में एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम द ईयर 1990। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस अगर हम दे बोले तो पहला फंक्शन SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो है वो है प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या है वो समझते हैं। मिस्टर ए एक होटल में गया, कहा गया? होटल में। 5 स्टार का होटल है, 5 स्टार होटल। ठीक है, उस होटल में इन होने के बाद वो गया नहाने, कहा? बाथरूम में। ओके, पर जैसे ही उसने साबुन उबुन लगा लिया और टैप ऑन किया, उसमें से पानी ही नहीं आ रहा है, नो वाटर। इसे आप क्या कहेंगे? लैक ऑफ मैनेजमेंट, या फिर होटल तो उनके पास है, बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन होटल को फंक्शन करने के लिए पानी क्यों नहीं है? क्योंकि टैंकी खाली होगी। टैंकी क्यों खाली नहीं खाली है? क्योंकि वाटर का बिल प्रोवाइड नहीं किया होगा। तो वर्किंग कैपिटल इसे ही कहते हैं, ताकि वो रनिंग, कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को रन करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्रीज को, उसे कहते हैं, जो प्रोवाइड करता है वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है।
टर्म लोन का मतलब यह है कि एक साथ एक लोन दे दिया, जैसे कि चलो 50 लाख, स्मॉल तो छोटा है तो 50 लाख नहीं, समझ लीजिए कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई बड़ा बिजनेस हो गया तो 50 लाख भी दे देगा। ओके, तो 1 लाख रुपए प्रोवाइड किया। ओके, और वो 1 लाख रुपए जो इंडस्ट्री होगा वो हर साल इंस्टॉलमेंट में पे करते जाएगा, इसी को कहते हैं टर्म लोन। फॉरेन करेंसी का लोन भी प्रोवाइड करा देता है। सपोर्ट अगेंस्ट रिसीवेबल्स, अगर किसी के पास चलो चेक है, बिल्स रिसीवेबल है, वो जाके वो आप डिस्काउंट करा सकते हो, या फिर कोई भी चीज अगर किसी इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है उसके अगेंस्ट में सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है SIDBI। इक्विटी सपोर्ट, किसी भी इंडस्ट्री का कैपिटल अगर खत्म हो गया है, इंडस्ट्री रन करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, जो पैसा इंडस्ट्री को रन करने के लिए या इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसी को इक्विटी या कैपिटल कहते हैं। ओके, तो इक्विटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, कौन? SIDBI। क्लियर है? तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट भी कर सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। मूविंग अहेड, मोस्टली वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ाई किया था वो था बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बट देयर आर सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which also provide advances and loans to the individual or to the public, and they also take deposits from the public। ठीक है, इसे but they are not banks, उसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। but before investing your money into the non-banking financial institutions, you need to look for some of the important documents। पहला क्या है? It must be registered with the Reserve Bank of India के तहत वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए एक्सिस्टेंस का। अदरवाइज कुछ ऐसे भी बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डिपॉजिट तो कलेक्ट किया बट गायब हो गए, उनका एक्सिस्टेंस का ही किसी को पता नहीं चला। जैसे एक कंपनी का मैं नाम बता सकता हूं, एक हो गया जो चीट किया है, सहारा इंडिया बहुत चीट किया, लोगों का पैसा अभी भी नहीं दे रहा है। दूसरा मैं एक बता सकता हूं, रोज वैली, लोगों से पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया बट किसी को डिपॉजिट होने के, मैच्योर होने के बाद भी पैसा नहीं दिया। But there are some others also non-banking financial institutions which are registered with the RBI and बहुत अच्छे से रन कर रही है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड कौन सा है? जो आप अपना गोल्ड लेके जाओगे तो एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट आपको पैसा प्रोवाइड करा देगा। पावर फाइनेंस लिमिटेड एटसेट्रा। ओके, सो होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ठीक है, और मोस्टली अगर कोई और सब्जेक्ट में आप लोग को हेल्प चाहिए देन आप कमेंट बॉक्स में के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। स्पेशली मैथ्स का पेपर, मैथ्स में अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए, मतलब मैथ्स का कोई भी चैप्टर, मैंने मैथ्स शुरू किया है, मेरा जो प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स देख सकते हैं, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है ध्यान से वो आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई और भी असिस्टेंस या और कोई चैप्टर आप लोग को समझना है तो कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं मैथ्स को लेकर भी आऊंगा एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दैट्स इट, गुड बाय।